नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग एनसीईआरटी के 6 क्लास के साइंस का अध्ययन कर रहे हैं। यदि आप लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम एक बार एनसीईआरटी की बुक अवश्य ही पढ़ना चाहिए। उसके बाद ही आप किसी प्रकार के बुक को पढ़िएगा तो आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। ठीक, तथा इससे पहले अगर आप लोग पहले वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। आपको आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हमारा है वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक, वस्तुओं के कौन कौन से वस्तुओं को कौन कौन से समूह में हम रख सकते हैं, सभी अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तथा समझने का प्रयास करते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक, हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता होती है। हमने क्या देखा है कि हमारे भोजन के प्रकार जो भी हैं तथा जो भी हम लोग वस्त्र पहनते हैं उसमें क्या है, बहुत ही अधिक विविधता होती है। ठीक है, हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं भी होती है। जिस प्रकार से भोजन और वस्तुएं में विविधता होती है उसी प्रकार अनेक वस्तुएं में भी क्या होती है, विविधता देखने को मिलती है। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के कुछ बर्तनें, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, इन सभी वस्तुओं की आकृति और उसका रंग तथा गुण जो होता है क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अभी जितने सारे वस्तुओं के बारे में हमने बताया, इन सभी वस्तुओं की आकृति, उसकी बनावट जो होती है अलग अलग होती है तथा उन सब के रंग भी अलग होते हैं तथा उनके गुण भी अलग होते हैं। ठीक है, सबके गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब चित्र संख्या 4.1 में कुछ वस्तुओं के यहाँ पे इकट्ठा किया गया है, हमारे चारों ओर की कुछ वस्तुएं दिया गया है। अब इसमें से आप देख सकते हैं कि सभी वस्तुएं अलग अलग प्रकार की है और सभी वस्तुओं का रंग रूप जो और बनावट जो क्या है, ये सभी अलग है तथा इस सब का प्रयोग भी अलग अलग प्रकार से हम लोग करते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुओं को पहचानिए कि कौन सी वस्तुओं की आकृति गोल है तथा कौन सी वस्तुओं की आकृति लंबा या कैसा है। सबकी बनावट अलग अलग है, सबको देखिए और इसको पहचानने का प्रयोग कीजिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद होती है, जैसे रबड़ की गेंद भी हो सकती है, फुटबॉल होती है, कंचे भी होते हैं। कंचे याद कीजिए, बचपन में हम लोग कंचे बहुत खेले हैं। ये सभी क्या है, ये सभी सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक, यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेव, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। सेव की आकृति पूरी तरह से गोल नहीं है, फिर भी गोल के रूप में गोल की श्रेणी में रख सकते हैं। संतरे, घड़े जैसी कुछ वस्तुओं को भी रख सकते हैं। ये पूरी तरह से गोल नहीं है, फिर भी हम रख सकते हैं। मान लीजिए यदि हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें, ऐसी वस्तुओं पर क्या करें, ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है। अब ध्यान दीजिए कि हम कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में ध्यान दे रहे हैं जिन्हें क्या कर सकते हैं, खाया जा सकता है। तब हम इस सूची में उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हम अध्याय 1 की सारणियों 1.1, 1.2 एवं 1.3 में क्या किया था, सूचीबद्ध किया था। याद कीजिए पिछली कक्षा में पिछली अध्याय के बारे में, जब आप अगर नहीं देखे हैं तो उस क्लास को देख लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लास आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हो। ठीक है, मान लीजिए, अब क्या कीजिए कि मान लीजिए कि हम अगर प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। ठीक है, प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं जिसमें क्या प्लास्टिक की हो सकती है, बाल्टियाँ हो सकती है, लंच बॉक्स हो सकते हैं, कुछ खिलौने हो सकते हैं, जल रखने वाले जल पात्र हो सकते हैं, पाइप जो नलियाँ हो सकती है वो भी प्लास्टिक की बनी हुई हो सकती हैं तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं का इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। वस्तुओं के समूह बनाने के क्या है, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के ढंग है। उपर्युक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूहों में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं उनके आधार पर क्या किया है, उसको बांटा है। ठीक है, अब हमारे चारों ओर की वस्तुएं
एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। बिल्कुल सही बात है। हमारे चारों ओर की जो भी वस्तुएं होती हैं ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही प्रकार के पदार्थों से बनी होती है, वे भिन्न भिन्न पदार्थों से क्या होती है, बनी होती है, निर्मित होती है। ये पदार्थ क्या हो सकते हैं, ये कांच के हो सकते हैं, धातुएं हो सकते हैं, प्लास्टिक के हो सकते हैं, कुछ वस्तुएं लकड़ी की बनी हो सकती है, कुछ रुई की हो सकती है, कागज, पंख तथा मृदा के भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? इतना तो हमने बता दिया, और अधिक आप सोचिए, विचार कीजिए। अब चलिए आगे क्रियाकलाप 1 को देखते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 1 में क्या कह रहा है कि आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं क्या करें, एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकते हैं तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे में अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र भी क्या कर सकते हैं, एकत्र कर सकते हैं। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, स्कूल से क्या मिल सकता है आपको? चौक मिल सकता है, पेंसिल मिल सकता है, नोटबुक मिल सकता है, रबड़ मिल सकता है, डस्टर मिल सकता है, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए, पहिए का आरा मिल सकता है। ठीक है, बैट, बल्ला, बल्ला जिसको बोलते हैं बैट, ठीक, बैट या माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसे हैं जिसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, केवल सोच सकते हैं, उसको कक्षा के कमरे में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, अब इतने सारा नमक, आलू, माचिस की ये सब तो हम ढो करके कक्षा में नहीं लाएंगे। ठीक है, इसके बारे में क्या कर सकते हैं, हम केवल सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। अब मान लीजिए कि आप दीवार को तो उठा के स्कूल में नहीं ले जा सकते हैं, किसी प्रकार के वृक्ष को नहीं ले जा सकते हैं, दरवाज़ा नहीं ले जा सकते हैं, उसी प्रकार ट्रैक्टर और सड़कों को क्या कर सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, केवल इसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए। इस संग्रह से क्या कीजिए, उन सभी प्रकार की वस्तुओं का आप क्या कीजिए, पृथक कीजिए, जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। जो कागज अथवा लकड़ी से बनी हुई है, अभी जितने प्रकार की वस्तुएं बताए हैं उनमें से इन सभी वस्तुओं का क्या कीजिए, आप पृथक करने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूहों में बांट सकते हैं। कितने समूहों में, 2 समूहों में बांट सकते हैं। एक तो आप जो कागज का बना हुआ है तथा दूसरा जो लकड़ी से बना हुआ है, उसको 2 समूह में बांट सकते हैं। इनमें से एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी हो सकती, यानी कि कागज से बनी हो सकती है। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को भी पृथक कर सकते हैं। खाना पकाने वाली वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, हम इसी प्रकार से पृथक कर सकते हैं। अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं को सारणी 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी हो उनको पहचानने का प्रयास कीजिए तथा इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है। आप उतना ही लंबी सारणी बनाना जितना क्या है, उसमें उतनी वस्तुएं संभव हो, उसमें आ सके। उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतूहल हो सकता है, एक कठिनाई वाली कार्य हो सकती है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना क्या हो सकता है, हमारे लिए कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों या फिर शिक्षकों या फिर अभिभावकों से आप क्या कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। यहाँ पे वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी हुई है, अब इसके बारे में वही बताया कि जैसे प्लेट और थाली बना हुआ है, तो प्लेट और थाली किसके किसके बने हो सकते हैं, जैसे इस्पात के बने हो सकते हैं, कांच के कुछ प्लेटें बने हो सकते हैं, कुछ प्लेटें किसके बने हो सकते हैं, प्लास्टिक के बने हो सकते हैं। ठीक है, तथा उसी तरह से पेन भी है। यहाँ पे पेन किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने हो सकते हैं, धातु के बने हो सकते हैं, लकड़ी के भी पेन बने हो सकते हैं। उसी प्रकार से आप नीचे अलग अलग सामान का नाम लिखिए और वो किन धातुओं से मिलकर बने होते हैं उन सबका आप क्या कीजिए, इसमें नाम लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब चलिए क्रियाकलाप 2 को हम लोग देखते हैं। क्रियाकलाप 2 में देखते हैं, सारणी 4.2 में कुछ समान पदार्थों की सूची दी गई है। सारणी 4.2 में क्या है कि कुछ समान पदार्थों की क्या दी गई है, सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में भी विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी हैं और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है, पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी होती हैं। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी हो सकती है। यहाँ पे 4.2 दिया हुआ है
समान पदार्थ से बनी हुई विभिन्न वस्तुएं, जैसे लकड़ी है तो लकड़ी से क्या क्या बना हो सकता है। लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं में कुर्सी हो सकती है, मेज हो सकती है, हल बना हो सकता है, बैलगाड़ी हल बैलगाड़ी होता है और इसके पहिए भी हो सकते हैं। उसके पास में कागज़ से बनी हुई वस्तुएं कौन कौन से होता है। कागज़ से बनी हुई वस्तुएं में पुस्तक हो सकते हैं, हमारे नोटबुक होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, खिलौने भी कुछ बनते हैं कागज़ से, कैलेंडर हमारे बनते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से चमड़ा से बना हुआ वस्तुओं के बारे में आप सोचिए, चमड़ा से क्या बन सकता है। जूता, चप्पल, कोट पैंट, बैग वगैरह जो भी बनता है, बेल्ट बनता है। प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं के बारे में देखिए, प्लास्टिक की बोतलें बनती है, प्लेटें भी बनती है, बहुत सारी वस्तुएं। रुई से क्या बनती है, रुई से तकिया बनते हैं, रुई से और क्या बनते हैं, हमारे गद्दे वगैरह बनते हैं, रुई से बहुत सारी चीज़ें बनती है। इन सभी वस्तुओं के बारे में और भी आप जोड़ के लिख सकते हैं और सबके बारे में उसका प्रयोग भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी हो सकती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है कि अगर कभी एक ही पदार्थ से बनी हुई कुछ वस्तु हो सकती है, लेकिन कभी एक ही वस्तु जो है ना वो कई पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती है। और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई भी जा सकती है। यह कैसे निश्चित किया जा सकता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाना चाहिए। यह कैसे किसी वस्तु या कैसे पता लगेगा कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की क्या है, आवश्यकता है। अब आइए हम लोग पदार्थों के कुछ गुण के बारे में देखते हैं कि पदार्थों के गुण क्या होते हैं। ठीक है, कौन कौन से गुण पदार्थों में पाए जाते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास गिलास जो होते हैं वे कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता है। अब आप सोचिए कि जो गिलास होते हैं जिसमें हम लोग पानी, दूध, चाय वगैरह पीते हैं, वो कपड़े से क्यों नहीं बनाया जा सकता है। अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए, बिल्कुल याद कीजिए, जो हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं। और यह भी ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग जो है समांतर द्रव को रखने के लिए करते हैं। गिलास का उपयोग किसको रखने के लिए करते हैं, द्रव को रखने के लिए करते हैं। तो मान लीजिएगा कि गिलास का उपयोग हम लोग द्रव को रखने के लिए करते हैं। अगर वो हम कागज़ का बना दे, गिलास जो है कागज़ का बना दे, और वो कपड़े का बना दे, तो कपड़े में तो जल आएगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए अब हम यदि कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यप्रद नहीं होगा। क्या हम कपड़े का गिलास बनाएंगे तो लोग हमको देख करके इसमें मतलब हंसेंगे नहीं कि यार ये क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए, कपड़े के गिलास का उपयोग करते हुए पानी जो डाल रहा है तो पानी तो बिल्कुल गिर जा रहा है, तो यहाँ पे हंसने वाली बात तो है ना। गिलास बनाने के लिए हमें किस किस की वस्तुओं की ज़रूरत होती है। तो गिलास बनाने के लिए हमें कांच की ज़रूरत होती है, प्लास्टिक की, धातु की, अथवा कोई ऐसा पदार्थ की ज़रूरत होती है। ऐसा पदार्थ की ज़रूरत होना चाहिए जो जल को क्या कर सके, जल को अपने अंदर रोक सके। ठीक है, अपने अंदर क्या कर सके, रोक सके। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी वाली काम नहीं है। अब खाना बनाने वाले कोई पात्र बनाते हैं, उसको हम कागज़ से बनाएंगे तो क्या ये हमारी बुद्धिमानी वाली कार्य होगा। क्या इसके लिए लोग हमको नहीं हंसेंगे, ये बिल्कुल हंसने वाली काम हो जाएगी। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का क्या किया जाना चाहिए, चयन किया जाना चाहिए। उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अब किस पदार्थ को हम लोग प्रयोग करेंगे किस वस्तु को बनाने के लिए, वो उसके गुण तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करेगा कि हम किस वस्तु बनाने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, उसमें हमको उसका उपयोग क्या है, उसमें हम किस चीज़ का उपयोग करेंगे। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। अब आइए देखते हैं कि कुछ गुण क्या होते हैं पदार्थों के। जैसे दिखावट, कुछ पदार्थ के गुण दिखावट के होते हैं। दिखावट क्या होता है, प्रायः पदार्थ एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही बात है, पदार्थ जो होते हैं एक दूसरे से क्या दिखाई देते हैं, भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देता है, बिल्कुल सही बात है। लकड़ी की बनावट अलग है, लकड़ी का निर्माण अलग हुआ है, और लोहे का बिल्कुल बनावट अलग अलग है। लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है। लोहा तांबा जो है एल्युमिनियम से क्या भिन्न भिन्न दिखाई देता है, ये सभी अलग अलग है। परंतु फिर भी ये अलग अलग तो दिखाई देते हैं, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है, कुछ समानताएं हो सकती है। ठीक है, लेकिन गुण एक नहीं हो सकता है, कुछ समानता हो सकती है जो लकड़ी में बिल्कुल ही नहीं पाई जा सकती। ये तो धातु के है तो एक समान हो सकते हैं। आइए क्रियाकलाप 3 देखते हैं। विभिन्न पदार्थों जैसे गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम
एल्युमिनियम की शीट और चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? अब इतना जो था, गद्दा, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चौक, ये छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए और इनमें से देखिए कि जो भी वस्तुएं हमने लिया है, इकट्ठा किया है, उसमें से कुछ वस्तु, कोई भी वस्तु चमकीली दिखाई पड़ रही है। अब क्या है, अगर चमकीली दिखाई देगी, चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। जो भी जितने वस्तु है उसमें अगर जो भी चमकीला पदार्थ है उसको क्या कीजिए, आप एक समूह में उसको पृथक कर लीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को दो भागों में काटें, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। ताजे कटे पृष्ठों को क्या कीजिए, ध्यान से देखिए कि जैसा कि 4 चित्र में यहाँ पे दिखाया गया है, धातु के टुकड़ों को उनकी धुती देखने के लिए काटा गया। ये पहले क्या था, ये पहले बिल्कुल एक लंबा था, अब उसको क्या किया, दो भागों में काट दिया गया है। ठीक है, दो भागों में काट दिया है। आपने क्या पाया कि क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले होते हैं, कुछ के ताजे कटे पृष्ठ क्या हो सकते हैं। यहाँ पे ये जो कटा हुआ है दो भागों में, ये क्या दिख रहा है, ये चमकीला टाइप से दिख रहा है, तो क्या हो सकता है, चमकीले हो सकते हैं। ठीक है, इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों में सम्मिलित कीजिए। इन वस्तुओं को क्या कीजिए, अब आप चमकीले पदार्थों में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा धुती देखते हैं? अब इसी प्रकार के कोई अन्य पदार्थों को भी देखिए और सोचिए कि क्या अन्य प्रकार की पदार्थों में भी काटने पे हमको चमक या धुती दिखाई देते हैं। जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए, जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से क्या कीजिए, इसको काटिए। और ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं, जितना भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए, तथा धूतिवान तथा धूतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। धूतिवान तथा धूतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। धूतिवान का मतलब क्या हुआ और धूतिहीन का मतलब क्या हुआ। धूतिवान का मतलब जो चमकीला हो, धूतिहीन का मतलब जो चमकने वाला नहीं हो। सीधी सीधी सी बात है। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़ कर यह देख सकते हैं कि वे धूतिवान हैं अथवा नहीं है। ठीक है, पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुती होती हैं, वैसे पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुती होती है वे धातु होते हैं। धातु में प्रायः क्या होती है, धातु में प्रायः चमकीली होती हैं, उससे टन टन की आवाज़ आती है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के कुछ उदाहरण हैं। अब लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना किसके उदाहरण है, ये हमारे धातुओं के उदाहरण है। धातु को कैसे पहचाना जा सकता है, तो धातु जो होता है चमकने वाली होती है, आघातवर्धनीय होती है, उसको पीट करके लंबा तार भी बनाया जा सकता है। ठीक है, कुछ धातुएं क्या होती है कि कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक को खो देती है। कुछ धातु क्या होती है कि अपनी चमक को खो देती है और धुतिहीन, निष्प्रभ दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। ऐसा किसी भी धातु कोई भी धातु जो है अपनी चमक खो देती है तथा वो धुतिहीन दिखाई देती है, वो ऐसा किस लिए होती है, तो उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण ऐसा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि नया लोहा ले लीजिए। नया लोहा अगर उसको देखते हैं तो थोड़ा चमकता है, उसको कुछ दिन तक आप बाहर में रख दीजिए तो वहाँ पे वायु और नमी की उपस्थिति के कारण उसमें कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो उन अभिक्रियाओं के कारण क्या होता है, लोहे में जंग लग जाता है और वो क्या हो जाता है, वो धुतिहीन हो जाता है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने से क्या होता है, लोहे का भार बढ़ जाता है। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए हमें केवल ताजे कटे वृक्षों पर ही धुती दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का क्या करें, आप प्रयास कीजिए और यह देखें कि इनमें धुती है अथवा नहीं है। अब आइए पदार्थ की अगली, उसकी क्या है, उसका गुण क्या है, कठोरता। कठोरता के बारे में हम लोग देखते हैं। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना यानी कि संपीड़न करना क्या हो जाता है, कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से क्या हो जाते हैं, संपीड़ित हो जाते हैं, दब जाते हैं। ठीक है, धातु की एक चाबी लीजिए। अब आप क्या लीजिए कि धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम तथा पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इस चाबी से क्या कीजिए, लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक तथा अन्य कोई भी पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों के क्या कीजिए, खरोंचने का उसको प्रयास कीजिए। ठीक है, आप
आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, ठीक है। इतने सारे पदार्थ लिए जिसको हमको चाबी से खरोचना था, तो कुछ पदार्थों को ही आप क्या कर सकते हैं, कुछ पदार्थों को ही आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता है, ठीक है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है वे कोमल पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है उसको कौन सा पदार्थ कहते हैं, उसको कोमल पदार्थ कहते हैं। अब अपने आसपास के जितने भी वस्तुएं हैं उन सभी को देखिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि कौन सी वस्तुएं हमारे कोमल पदार्थ हैं, कौन सी वस्तुएं क्या है वो कठोर पदार्थ है। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, संपीड़ित करना क्या होता है, कठिन हो जाता है, वे कौन से पदार्थ कहलाते हैं, वे कठोर पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए अब देखिए कि कठोर पदार्थ कौन कौन से होते हैं। जैसे रुई अथवा स्पंज कोमल है। रुई अथवा स्पंज क्या है, ये तो कोमल होता है, इसको दबाने से संपीड़ित करने से आराम से संपीड़ित अवस्था में हो जाती है। जबकि लकड़ी जो है कठोर है। अब लकड़ी को दबाने पर नहीं ना दबेगा, ठीक है, तो ये क्या है, कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण भी हो सकते हैं। अब दिखावट में पदार्थ में क्या है, भिन्न भिन्न गुण भी हो सकते हैं, जैसे धूती, कठोरता, रुक्ष, रुक्ष मतलब खुरदरा अथवा चिकना होना, ठीक है, ये क्या हो सकता है, ये इसके अलग अलग गुण हो सकते हैं। क्या आप अन्य गुणों के बारे में भी सोच सकते हैं कि इन धातुओं में या इन वस्तुओं में और कौन कौन से गुण हो सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं, जो किसी पदार्थ की क्या का किसका वर्णन करते हैं, दिखावट का वर्णन करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि विलेय अथवा अविलेय, विलेय अथवा अविलेय क्या होता है, किसको विलेय कहते हैं, किसको अविलेय कहते हैं, ठीक है। कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चौक पाउडर, बालू, रेत अथवा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। अब आप क्या कीजिए, कुछ ठोस पदार्थ लीजिए। ठोस पदार्थ में क्या, जैसे चीनी, नमक, चौक पाउडर, बालू का रेत अथवा लकड़ी के बुरादे के नमूने को क्या कीजिए, एकत्र कीजिए, इकट्ठा कीजिए। अब कांच के 5 गिलास लीजिए। कांच के क्या कितने लीजिए, कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास में लगभग 2/3 भाग में क्या करिए, जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भर करके चीनी रखिए, दूसरे गिलास में नमक रखिए। इसी प्रकार से शेष गिलासों में अन्य पदार्थ को क्या कीजिए, मिला दीजिए और प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु, जो वस्तु हम उसमें डाले हैं उसको चम्मच से क्या कीजिए, चम्मच से उसको मिला दीजिए, विलोड़ित कीजिए, धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। अब पता लगाइए कि जो भी हम जल में जिन जिन पदार्थों को मिलाए हैं उनमें से कौन से पदार्थ जो हमारे जल में घुल गए हैं और कौन से पदार्थ हैं जो जल में नहीं घुले हैं। अब चित्र संख्या 4.4 अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.3 में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए। यहाँ पे 4.4 क्या लुप्त होता है और क्या नहीं लुप्त होता है, ठीक है। कुछ वस्तु इसमें दिखाया गया है जो कुछ इसमें लुप्त हो गया और कुछ इसमें लुप्त नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ पदार्थ का नाम दिया है, जल में लुप्त हो जाने वाले और जल में लुप्त नहीं होने वाले पदार्थ को दिखाया गया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे नमक दिया है, तो नमक क्या है, जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, जल में घुल जाता है। चीनी भी क्या है, चीनी भी जल में पूर्णतः घुल जाता है। बालू क्या है, बालू तो पूरी तरह से नहीं घुलेगा ना, वो तो नीचे बैठ जाता है। उसी प्रकार से चौक पाउडर, लकड़ी का बुरादा, ये सब के बारे में आप सोचिए कि कौन कौन सा पदार्थ जो है जल में पूरी तरह से घुल जाता है, कौन से पदार्थ जल में पूरी तरह से नहीं घुल पाता है, ठीक है। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जो है जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, यानी कि पूरी तरह से घुल गए, अर्थात घुल गए, विलीन हो गए। एक ही बात है, एक ही बात कह सकते हैं कि लुप्त हो गए, घुल गए अथवा विलीन हो गए। हम यह कह सकते हैं कि पदार्थ जो है जल में विलीय है। अब जो पदार्थ जल में घुल गया उसको क्या कह सकते हैं, ये पदार्थ जल में विलीय है, ठीक है। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। अन्य पदार्थ क्या होते हैं कि जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफ़ी समय तक गिलास में विरोलित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते हैं। ये पदार्थ जल में अविलीय होते हैं। अब जो जल में नहीं घुलने वाला पदार्थ है उसको कितना हो घुलाइए, कितना हो दिन तक छोड़ दीजिए, कितना हो घंटा दिन तक छोड़ दीजिए, वो जल में घुलेगा नहीं घुलेगा। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अविलीय पदार्थ कहलाते हैं। सीधा सीधा समझने का प्रयास कीजिए कि जो भी पदार्थ हम अगर जल में घुल जा रहा है, मिल जा रहा है, उसको विलीय पदार्थ कहते हैं। जो भी पदार्थ हमारे जल में नहीं घुलता है उसको अविलीय पदार्थ कहते हैं। बस सीधा सी बात है। चूंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है। जल क्या कर सकता है कि बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकते हैं, अपने अंदर घुला सकता है।
इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी किसकी भूमिका होती है? तो जल की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? द्रव मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के द्रव हो सकते हैं, द्रव का मतलब जल ही नहीं। ठीक। सिरका, अब आइए क्रियाकलाप 5 देखते हैं। ठीक है। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। अब आप क्या कीजिए, ये सभी तो द्रव है, लिक्विड फॉर्म में ही है। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, ये सभी द्रव फॉर्म में है। और अन्य किसी द्रव के नमूने को एकत्र कीजिए। क्या कीजिए? एकत्र कीजिए। अब आप क्या कीजिए कि कांच का एक गिलास लीजिए। कांच का क्या लीजिए? एक गिलास लीजिए। इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भर करके कोई द्रव मिलाइए। कोई द्रव मिलाइए, जैसे अगर सरसों का तेल मिलाइए, मिट्टी का तेल मिलाइए, या जो भी मिलाइए, या नींबू का रस मिलाइए, या सिरका मिलाइए, और भली भांति विरोधित कीजिए, उसको मिलाइए और इसे 5 मिनट तक के लिए छोड़ दीजिए। मिलाने के बाद क्या कीजिए, इसको 5 मिनट तक छोड़ दीजिए। उसके बाद में अब आप प्रेक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है अथवा नहीं होता है। यहाँ पे कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं, जबकि कुछ क्या होते हैं, जल में नहीं मिश्रित होते हैं। ठीक है। अब चित्र संख्या 4.5 में ये देखिए, जितने अधिक द्रव आपको उपलब्ध हो सके, जितने अधिक द्रव आपको उपलब्ध हो सके, उन सभी के साथ इन प्रयोगों को क्या कीजिए, आप दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.4 में लिखिए। ठीक है। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाता है। हम क्या देखते हैं कि कुछ द्रव जो होते हैं जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, तथा कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होने देते हैं, और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत क्या होते हैं, अपनी पृथक परत भी बना लेते हैं। जो जल में नहीं घुलेगा वो क्या हो जाएगा, अपने जल में पृथक परत बना लेगा। ठीक है। अब यहाँ पे सारणी 4.4 दिया हुआ है, कुछ समान द्रव द्रव दिया हुआ है, इसकी जल में विलीयता दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए सिरका दिया हुआ है, तब सिरका जल में भली भांति मिश्रित होता है कि नहीं? सिरका लिक्विड फॉर्म में होता है, तो सिरका तो भली भांति मिश्रित हो जाता है। नींबू का रस भी जल में पूरी तरह से मिश्रित हो जाएगा। सरसों का तेल देखिए, सरसों का तेल जल में पूरी तरह से मिश्रित नहीं होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिमाग लगाइए। ठीक है। नारियल का तेल भी नहीं होगा, केरोसिन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सभी ऊपर तैरने लगेगा। ठीक है। कुछ गैसें जल में विलीय होते हैं। अब देखिए कि कुछ गैसें जो होती है जल में क्या होती है, विलीय होती है, जबकि अन्य नहीं होती हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस। उदाहरण में जल में विलीन कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। जल में रहने वाले जंतु एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए क्या होती है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। ऑक्सीजन गैस जो होती है हमारे जल में क्या होती है, पूरी तरह से मिश्रित हो जाती है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती है। वस्तुएं जल में क्या कर सकती है, तैर अथवा डूब सकती है। अब आइए क्रियाकलाप 4 देखते हैं। 4 को करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलीय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। जल में अविलीय पदार्थ जो ठोस रूप में होते हैं क्या होते हैं, वो जल से पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। 5 में भी हमने ऐसा ही देखा है कि कुछ पदार्थ, कुछ द्रव जो होता है जल में घुल गए थे, जबकि कुछ द्रव क्या थे, जल में नहीं घुले थे। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए, वे जल के पृष्ठ पर क्या करने लगे, वे जल के पृष्ठ पर तैरने लगे, जल के पृष्ठ पर आकर के तैरने लगे थे। ठीक है। जबकि अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है कि हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं? बिल्कुल सही बात है। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण देखते हैं हम, जो जल में कुछ मिश्रित होने वाले द्रव होते हैं, कुछ द्रव होते हैं जो जल में मिश्रित नहीं होते हैं, जिन्हें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। ऐसे तो बहुत देखे हैं। अब चित्र संख्या 4.6 में देखिए, 4.6 में यहाँ पे जल में डूबी तथा तैरती हुई वस्तुओं को दिखाई दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे जल में डूबती तथा तैरती हुई वस्तुओं को क्या किया गया है, दिखाई दिया गया है। ठीक है। किसी तालाब की सतह पर, अब क्या कीजिए कि किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां और कंकड़ जो आप इस तालाब में फेंक देते हैं, कुछ पत्तियां तथा कुछ कंकड़ को जो आप इस तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप क्या करते हैं, गिलास में भरी जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? बूझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण लिखिए। ठीक है। अन्य द्रव, अब जल में कौन सा द्रव तैरता है? जो भारी होता है, और जो भारी होता है वो अंदर डूब जाता है, जो हल्का होता है वो ऊपर तैरने लगता है। बस अब ऐसे पदार्थों के बारे में आप सोचिए। अन्य द्रवों जैसे कि तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार का परीक्षण करेंगे? अब आइए देखते हैं कि पारदर्शिता क्या होती है। पारदर्शिता क्या होती है? आपने परीक्षा
और परीक्षा, आजकल तो परीक्षा जो होता है पेपर लीक हो जाता है, तो ऐसे बहुत सारे मीडिया या बहुत सारे लोगों द्वारा मतलब सरकार को चुनौती दिया जाता है कि परीक्षा जो है आप पारदर्शिता के साथ में लीजिए। ठीक है, तो पारदर्शिता क्या होता है? एकदम साफ और निष्पक्ष बोल सकते हैं। आपने लुका छिपी का खेल तो खेला होगा, उन स्थानों के बारे में भी विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे, जहां आप क्या करेंगे, खेलते समय छिपना चाहेंगे, ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना था? अब आप सोचिए कि जब लुका छिपी खेलते समय आप इन स्थानों को ही क्यों चुना था कि जहाँ से आप दिखाई नहीं देंगे? तो क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास क्यों नहीं किया? आप शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास क्यों नहीं किया? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र जो है शीशे में देख करके आपका क्या कर सकता है, पता लगा लेगा। अब उन पदार्थों अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। वैसी वस्तुएं या वैसी पदार्थ या वैसी सामग्रियां जिनसे होकर की वस्तुओं को आर पार देखा जा सकता है उसको क्या, पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, चित्र संख्या 4.7 में दिखाया गया है। 4.7 में यहाँ पे कुछ कुछ पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुओं को दिखाया गया है। ठीक है, कांच, अब देखिए, कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हो सकते हैं। पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण कौन हो सकते हैं? कांच हो सकते हैं, जल हो सकते हैं, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हो सकते हैं। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्र में रखना अधिक पसंद करते हैं, ताकि बाहर से लोगों को क्या करे, दिख जाए, करते हैं, ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके कि क्या क्या रखा हुआ है। यहाँ पे दिखाया गया है कि दुकान में रखी कुछ पारदर्शी बोतलें जिनमें सामान रखा हुआ है। इसके विपरीत, अब क्या, इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनमें होकर के आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है, वैसी वस्तुएं, वैसी पदार्थ जिनसे आप होकर के कुछ वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, आर पार नहीं देख सकते, इन पदार्थ को क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते हैं कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा गया है। ठीक है, लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं किसके उदाहरण हैं? तो ये अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। अब आप देखिए, सोचिए कि अगर गेट लगा हुआ है तो गेट के अंदर या बाहर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर बक्स बना हुआ है, कोई बक्स में सामान रखा हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, तो उसके अंदर क्या क्या वस्तुएं हैं ये तो नहीं पता चलता है। तो क्या अब आप यह समझते हैं, क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं? अब आइए क्रियाकलाप 6 देखते हैं। क्रियाकलाप 6 में क्या है कि कागज़ की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। प्रदीप्त बल्ब का मतलब जो प्रकाश उत्पन्न करता हो। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज़ की शीट के बीच में क्या कीजिए, कागज़ की शीट के बीच में 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डाल करके इसे फैलाइए। ठीक है, 2-3 बूंद खाने का तेल डालकर या मक्खन डाल करके इसको फैलाइए। कागज़ के उस भाग से जहाँ तेल फैला है, कागज़ के उस भाग से जहाँ तेल फैला है, प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं कि क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूरी तरह से पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं देख सकते हैं। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो पाते हैं, देख तो सकते हैं, परंतु हम स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। उन्हें पारभासी कहते हैं। ठीक है, उन्हें पारभासी कहते हैं। जैसे कागज़ पर लगा हुआ उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए। ठीक है, जैसे अगर बाजार से हम लोग समोसा या वगैरह कुछ लाते हैं तो उस कागज़ में रख करके लाते हैं, तो जब समोसा निकाल लेते हैं तो उस कागज़ पे क्या रहता है, कुछ तैलीय धब्बा रहता है। वो क्या है, वो पारभासी वस्तुओं के उदाहरण है, पारभासी का उदाहरण है, जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों को वर्षा के लिए परीक्षण करने में किया था पिछली कक्षा में, याद कीजिए। वह भी पारभासी ही था। वह भी क्या था, पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों के बारे में सोच विचार कर सकते हैं? सोचिए और समझिए। अतः हम पदार्थों को क्या कर सकते हैं, अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहली क्या है कि किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च से क्या करती है, टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। उसके बाद क्या करती है कि टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का प्रेक्षण कीजिए। ठीक है,
वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है अथवा पारभासी है। ठीक है, यहाँ पे टॉर्च प्रकाश अपने हथेली से गुजारते हुए देखा जा रहा है। ठीक है, हमने यह सीख लिया, हमने क्या किया, हमने यह तो सीख लिया है कि पदार्थों को अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भी भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर सकते हैं अथवा डूब भी सकते हैं, अथवा पारदर्शी अथवा अपारदर्शी और पारभासी भी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर क्या किया जा सकता है। हमने पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें जो है पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। ठीक है, घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो, और इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। अगर मान लीजिए कि सभी प्रकार की वस्तुओं को एक साथ मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, तो कितना आपके लिए कठिनाई वाली कार्य होगी। तो इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों के इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना क्या होता है, हमारे लिए सुविधाजनक होता है, सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम आज का कक्षा समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।